बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक न्यूज़ साफ बात के साथ मैं हूं आसिफ खलील और आप हमारा व्लॉग देख रहे हैं। आज मैं आपसे इलेक्शन से पहले किए गए सर्वे का सफ़र और उस सफ़र के दौरान पेश आने वाले मुख्तलिफ खुशगवार और नाखुशगवार वाक़यात के बारे में बताना चाहता हूं। ये बड़ा दिलचस्प सफ़र था। इसमें हमें बड़ा मज़ा भी आया और बड़ी मुश्किलात का भी हमने सामना किया। तो उनमें से चंद एक वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मैंने सोचा आज आपको बता दें कि जब हम सर्वे कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए और किन किन सवालात का हमें सामना करना पड़ा, आवाम का रिएक्शन कैसा होता था, लोग क्या पूछते थे, हम उनसे किस तरह सर्वे कंडक्ट करते थे। ये सारी बातें मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब हमने मुख्तलिफ हलकों का सर्वे करने का फ़ैसला किया तो हमने सोचा कि सबसे पहले KPK से शुरू करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से। तो वहाँ हमने सबसे पहले जो हलका सेलेक्ट किया वो परवेज़ खटक का हलका था। हम नौशहरा की तरफ चल पड़े। जब हम नौशहरा पहुँचे तो उसी दिन हमें पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने सर्वे पर पाबंदी लगा दी है। हमारे लिए ये बड़ा अजीब सी खबर थी और हमें बड़ी मायूसी हुई। तो हम फिर वापसी की तरफ आने लगे तो रास्ते में नौशहरा में ही एक होटल पे हम रुके चाय पानी के लिए ना। तो होटल के मालिक ने हमें देखा, हमारे हाथ में कैमरे शैमरे देखे और माइक देखा तो वो मेरी तरफ आया और उसने आगे पूछा कि आप मीडिया से हैं। मैंने कहा जी। तो कहने लगा आप सर्वे कर रहे हैं ये इलेक्शन पर। मैंने कहा हाँ जी, करने तो यही आए थे लेकिन पाबंदी लग गई है। तो उसने मुझे कहा कि कैमरे के बगैर ना मैं कोई बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बताएं। उसने हमें बैठने के लिए कहा और चाय वगैरह पूछी। तो बैठते ही उसने कहा कि बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह के बाद अगर पाकिस्तान की सलामती किसी चीज़ के दम से है तो वो पाक फ़ौज है। मैंने उनकी ये बात सुनी और उनकी तरफ देखा और अपना नुक्ता नज़र भी उनको बताया कि हाँ मैं भी यही समझता हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह के बाद पाक फ़ौज के दम से है और हम सब पाकिस्तान के दम से हैं। तो बुज़ुर्ग खुश हुआ और उसने मुझे कहा कि जी बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहता था कि सियासतदान, हमारे कारोबार, हमारी सियासत, जो भी हमारे मसले मसाइल हैं ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ हैं। जबकि पाकिस्तान जो है ना ख़ुद पाक फ़ौज की वजह से है। इसलिए हमारे सियासतदानों का या हम सब का पाक फ़ौज को इन मामलात में लाना ही नहीं चाहिए। ना किसी किस्म का हमारा और या पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान के तमाम लोगों का, उसमें हर शोबा ज़िंदगी के लोग शामिल हैं। फ़ौज से कोई तनाव बनता ही नहीं है। फ़ौज को हमें इन कामों से अपने आप को इस नज़र से देखना चाहिए। फ़ौज हमारी नज़र में ऐसे है कि जैसे वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। जो उनका काम है उनको उनका काम करना चाहिए, उनको भी नहीं दूसरे मामलात में पढ़ना चाहिए। हमें तो बिल्कुल पाक फ़ौज के ऊपर किसी किस्म का इतराज़ पूरी कौम में से किसी को नहीं होना चाहिए। मैंने उनकी इस बात से इत्तेफाक किया। तो मैंने कहा चलें आप ये तो बता दें कि आपने परवेज़ खटक साहब की तस्वीर लगाई हुई है तो वोट परवेज़ खटक को देंगे। तो उसने फ़ौरन ही कहा कि नहीं भाई नहीं, ये तो मैंने सेल्फ़ डिफेंस के लिए लगाई हुई है, ये तो अपना कारोबार चलाने के लिए। यही तो मसला है कि हम अगर जिसको वोट देना चाहते हैं उसकी तस्वीर लगा दें तो हमारा कारोबार ही बंद हो जाएगा। ये मसला है, इस पर जो हूँ मैं परेशान हूँ। हमें आज़ादी होनी चाहिए वोट देने की, सब जिसको वोट देना चाहें। अगर मैं यहाँ पर इमरान खान की तस्वीर लगा दूँ, वोट तो मैं उसी को दूंगा, तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या था और मैंने कहा चलें आपसे शेयर करता हूँ। वहाँ उसने हमें बगैर पैसों के चाय भी पिलाई और हम वापस आ गए। जब हम वापस पहुँचे तो 2-4 दिन बाद लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की वजह से वो पाबंदी हटी। तो हमने दोबारा सर्वे का फ़ैसला किया और इस्लामाबाद के तीनों हलकों को हमने बड़ी डिटेल से किया। आपने हमारे सर्वे देखे भी होंगे। इस्लामाबाद NA 48 के दौरान एक वो ऐसा वाक़या पेश आया जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब हम लोगों से पूछ रहे थे वोट किसको देंगे तो कुछ टैक्सी ड्राइवर हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। बल्कि उन्होंने हमें मीडिया वालों को हमारे कैमरे शैमरे देखकर हमारे साथ शिकायत शुरू कर दी कि ये जो सोसाइटी के गार्ड हैं, एक प्राइवेट सोसाइटी थी जिसमें हम सर्वे कर रहे थे NA 48 में, तो ये हमें यहाँ खड़ा नहीं होने देते, हमारी रोज़ी का मसला है तो आप ये हमारी आवाज़ उठाएं।
जब सोसाइटी के गार्ड्स ने देखा कि ये हमारी शिकायत लगा रहे हैं, पहले उनकी आपस में लड़ाई भी हो चुकी थी, सोसाइटी के गार्ड ने ड्राइवरों को मारा था, पता नहीं कुछ झड़प उनकी हो चुकी थी। तो हमें देखकर वो सारे ड्राइवर इकट्ठे हो गए। तो सोसाइटी के गार्ड ने जब देखा कि ये मीडिया वालों से बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी के गार्ड ने एक तो ऊपर फ़ोन कर दिया अपने ऑफिस में कि लोग यहाँ आए हुए हैं और टैक्सी वाले उनसे शिकायत कर रहे हैं, इस तरह वो तस्वीरें बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये बताया कि नहीं बताया, बहरहाल उन्होंने थोड़ी देर बाद 5-7 गार्ड इकट्ठे आए और उन्होंने हमें कहा कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि हम तो सर्वे कर रहे हैं इलेक्शन के बारे में। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, आप हमारे ऑफिस चलें, पहले इजाज़त लें तो हम आपको सर्वे करने देंगे, अगर ऑफिस हमारा इजाज़त नहीं देगा तो हम सर्वे नहीं करने देंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, चलें आपके ऑफिस चलते हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं, इजाज़त ले लेते हैं। मैं गार्ड्स के साथ गया तो वो मुझे अपने एक मैनेजर साहब उधर बैठे हुए थे, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहूँगा, वैसे बड़े अच्छे बंदे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, जी भाई आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा हम इलेक्शन सर्वे कर रहे हैं, इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं कि लोग किसको वोट देंगे, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम कर लें। उसने कहा अगर आपने इलेक्शन सर्वे करना है तो आपको इजाज़त आप करें। तो मैंने कहा ये तो कह रहे थे कि इजाज़तनामा लेना पड़ता है, तो ये कहते नहीं नहीं सर, मुझे असल में उन्होंने बताया था कि आप हमारी सोसाइटी के ना सफाई के निज़ाम को वो कर रहे हैं, जो सोसाइटी में गंद वगैरह पड़ा होता है या कूड़ा करकट इकट्ठा होता है उसको दिखाना चाह रहे हैं। तो आपको बताने का ये मकसद है कि उन गार्ड्स ने हमारी शिकायत की कि हम उनकी सोसाइटी के सफाई के निज़ाम को कैमरे में अक्स बंद कर रहे हैं और वो दिखाना चाह रहे हैं। यानी कि नीचे के लोग रिपोर्ट अपने अफसरों को किस तरह करते हैं, मैं ये बात आपको बताना चाह रहा था। हम तो सर्वे के लिए गए हुए थे और उन्होंने हमें सफाई को वो करने वाला बना के बताया और उन्होंने ऊपर हमें ऑफिस पे बुला लिया। उधर जाके हमें पता चला कि नहीं, हमें सर्वे की वजह से नहीं बुलाया गया, कि बल्कि उनकी सफाई के निज़ाम को हम ना वो कर दें, कैमरे में दिखा दें, लोगों को पता ना चल जाए कि सफाई का निज़ाम कैसा है सोसाइटी में। जो कूड़ा वैसे काफ़ी पड़ा हुआ था, कहीं पर साफ भी थी, मिक्स माहौल था वैसे सफाई के हवाले से। तो उस डर की वजह से वो हमें ऊपर ले गए और बाद में उन्होंने हमें सर्वे करने की खैर इजाज़त दे दी। तो ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया, तो मैंने कहा चलें आपसे ये भी शेयर कर लूँ। दूसरा, हम जब इस्लामाबाद में सर्वे कर रहे थे तो बड़ी मुश्किल से इस्लामाबाद के हलकों में हमें लोग ऐसे मिलते थे जो पीटीआई के अलावा किसी और पार्टी को वोट देना चाहते हों। हम जा रहे थे, बंदे ने हमारे साथ मोटरसाइकिल रोकी और हमसे पूछा कि क्या कर रहे हैं। मैंने उसे बताया कि हम इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। तो उसने हमें कहा कि आपका यूट्यूब चैनल है? मैंने कहा जी हमारा यूट्यूब चैनल है। तो उसके मुंह में जो आता था, उसने जो यूट्यूब के ख़िलाफ़ या सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ भड़ास निकालनी थी उसने निकाली मेरे सामने। मैं उसको ना तो आपको दिखा सकता हूँ ना ही बता सकता हूँ। कि एंड में उसने कहा कि आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को दिखाना है, आप लोग उसके ये हो वो हो सारा उसी का करते हो, दूसरों की बात ही नहीं करते। मैंने उसे तसल्ली दिलाई कि आप जिसको भी वोट देना चाहते हैं आप बताएं, मैं आपका दिखाऊंगा। कहता है आप लोग हमारा दिखाते ही नहीं है, आप सिर्फ इमरान खान की फेवर में जो बोलता है उसी को दिखाते हैं। मैंने उसे वादा किया, मैंने कहा हम सबको दिखाते हैं और आपको भी दिखाएंगे। मैंने उसे पूछा आप किसको वोट देंगे, तो मुझे पता तो था, लेकिन क्योंकि वो NA-48 में था तो मैंने उससे पूछा कि NA-48 में आप किसको वोट देना चाहेंगे। वो कहता है कि इधर तो कोई मुखालिफ उम्मीदवार है ही नहीं। मैंने कहा इधर हैं, वो मेरे ख्याल में अली बुखारी इलेक्शन लड़ रहे थे NA-48 से। तो मैंने बताया कि अली बुखारी लड़ रहे हैं पीटीआई की तरफ से, और इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे, राजा खुर्रम नवाज़ थे। तो उसने कहा कि मैंने कहा ये बताएं कि आप वोट शेर को देंगे? कहता है हाँ जी मैं शेर को दूंगा। मैंने कहा शेर का उम्मीदवार कौन है यहाँ पर? तो उसको पता नहीं था, बल्कि उसको पता ना होने की वजह भी यही थी कि NA-48 में PMLN का कोई उम्मीदवार था ही नहीं। PMLN बेसिकली आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज़ को सपोर्ट कर रही थी, बाद में वो जीत के PMLN में चले भी गए। तो ये बड़ी दिलचस्प बात थी कि जब वो इतनी सारी हमें गालियां देने के बाद, बातें सुनाने के बाद मैंने उससे पूछा वोट किसको दो, तो वो वोट देने के लिए जिस पार्टी को वोट देना चाहता था वो पार्टी उधर मौजूद ही नहीं थी। मैंने कहा चलें आपसे ये बात भी शेयर कर लूँ। दूसरा ये था कि मैंने ये सोचा
کہ ہم یہ سروے کر رہے ہیں اسلام آباد، پنڈی، بلکہ چکوال تک عام تاثر یہی تھا کہ یہاں پر پی ٹی آئی جیتے گی. تو میں نے اپنے ذہن میں سوچا اپنے طور پر کہ ہم ایسے علاقوں میں سروے کرتے ہیں جہاں پر پی ایم ایل این 2018 میں یا تو جیتی تھی، یہاں ابھی بھی لگتا ہے. مختلف میڈیا سروے ہم دیکھ رہے تھے، حالات یہی بتا رہے تھے کہ کچھ علاقے ہیں پنجاب میں جہاں پر پی ایم ایل این جیت جائے گی. باقی عام تاثر یہی تھا جہاں بھی ہم جاتے تھے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی جیتے گی. تو عام لوگوں میں عام پرسیپشن یہی تھا پبلک میں. تو میری کوشش یہی تھی کہ ہم ان حلقوں کا سروے کریں جہاں پر پی ایم ایل این کی پوزیشن اچھی ہے یا وہ ماضی میں وہاں سے جیتتے رہیں. تو ہم نے مختلف شہر سلیکٹ کیے جن میں لاہور تھا، قصور تھا، گجرانوالہ تھا، سرگودا تھا، گجرات، لالا موسیٰ. یہ ایسے شہر تھے جہاں پر پی ایم ایل این جیتتی رہی ہے پہلے. تو ہم نے کہا ان علاقوں میں سروے کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لاہور چلے گئے. لاہور میں ہم سروے کر رہے تھے تو اس دوران پی ایم ایل این کی ایک ریلی بھی نکل رہی تھی. اس ریلی کو بھی ہم نے کور کیا. اس کے بعد اگلے دن این اے 119 میں ریلی تھی اس کی شہزاد فاروق کی، وہ ہم نے کور کی. اسی ریلی کے دوران ہم لوگوں سے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ کس کو ووٹ دیں گے. تو ایک نون لیگی حمایت یافتہ بندہ میرے پاس آیا اور اس نے میری توجہ میٹرو ٹرین کے پلر پر، پل کے پلر پر لگی ہوئی ایک پوسٹر کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ اس پوسٹر کو دیکھیں. میں نے دیکھا تو اس پر مریم نواز کی، نواز شریف کی اور علیم خان کی تصویر لگی ہوئی تھی. ایکچولی تھا یہ کہ 119 میں این اے کی سیٹ پر مریم نواز امیدوار تھیں تو نیچے ایک صوبائی حلقے میں علیم خان امیدوار تھے. ان دونوں کا پوسٹر لگا ہوا تھا اور اس بندے نے مجھے پوسٹر کی طرف توجہ دلائی کہ وہ دیکھیں. اس وجہ سے نون لیگ ہار جائے گی لاہور میں. یعنی کہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ نون لیگ کا جو اتحاد ہے علیم خان کے ساتھ یا استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ، یہ نون لیگ کو لے ڈوبے گا. اور رزلٹ بھی یہی بتا رہے تھے. رزلٹ تو خیر کچھ اور ہوئے ہیں لیکن پبلک ووٹنگ ٹرینڈ کے حساب سے جو رزلٹ فارم 45 جو سامنے آتے ہیں اس کے مطابق تو نون لیگ لاہور سے بھی ہار چکی ہے. لاہور ہی میں ایک اور حلقے میں، سلمان اکرم راجہ کے حلقے میں، ماڈل ٹاؤن این اے 128 میں ہم گئے سروے کے لیے. تو وہاں پر ایک سٹور میں جب ہم گئے تو سٹور کے مالک نے ہمیں جواب نہیں دیا کہ کس کو ووٹ دیں گے، بلکہ غصے سے ہمیں کہا کہ کیا ووٹ شوٹ کوئی نہیں. تو ہمیں ان کی طبیعت کا پتہ چل گیا کہ یہ بندہ بڑا سخت ہے. تو ساتھ ایک اس کا ملازم تھا یا دکان پہ کام کرتا تھا، جو بھی تھا، ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا. اس سے میں نے ایسا سے پوچھا آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ پی ٹی آئی. ہم باہر آ گئے. جب ہم باہر آئے تو وہ نوجوان ہمارے پیچھے آیا. اس نے پیچھے سے آواز دی کہ بھائی میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں، اندر میں نہیں بتا سکا صحیح، میں بات کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ آپ میرے لیں مجھ سے پوچھیں. میں نے کہا چلیں دوبارہ پوچھ لیتے ہیں. میں نے اسے پوچھا تو اس نے بہت لمبی چوڑی جوشیلی تقریر کر ڈالی کہ پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دوں گا، میں پی ٹی آئی کو اس لیے دوں گا، ضرورت ہے ملک کی. یہ جو بھی پی ٹی آئی کے نوجوان باتیں کرتے ساری کی اس نے. میں نے اس کا جوش دیکھ کر پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ پی ٹی آئی کا یہاں پر امیدوار کون ہے؟ اس نے کہا جی میرا تعلق یہاں سے نہیں ہے، میں تو اپنے علاقے میں ووٹ دینے جاؤں گا، ادھر کا مجھے پتہ ہے کون ہے. اس نے امیدوار کا نام بتایا. بیسیکلی وہ قصور کے ایک علاقے سے تھا. تو آپ نے امیدوار کا نام بتایا اور اس کے بعد اس کا نشان بھی بتایا. تو میں نے کہا چلو آپ کو تو پتہ ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ یہ چیز. اور یہ بہت ہی اہم بات تھی جو پورے سروے کے دوران ہمیں نظر آئی کہ لوگ یہ تو جانتے تھے، ان کو یہ پتہ تھا کہ ہم نے ووٹ پی ٹی آئی کو دینا ہے، وہ دینا چاہتے تھے، عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے تھے. لیکن وہاں سیمبل اور امیدواروں کے بارے میں لوگوں کو بڑی کنفیوژن تھی. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں امیدوار کون ہے یا نشان کیا ہے. اس نے کہا جی ہماری رابطہ ایپ پہ جائیں، پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپ جوائن کریں، یہ کریں. میں نے اسے ویسے سوال کیا. میں نے کہا بھائی آپ پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس سیل فون بھی ہے، انٹرنیٹ کی سہولت بھی ہے، آپ لاہور میں رہتے ہیں، پورا پاکستان ہے، خالی لاہور تو پاکستان نہیں ہے. لوگوں کو نہیں پتہ یا ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے یا اینڈرائڈ فون نہیں ہے، تو کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا؟ اس طرح تو پی ٹی آئی الیکشن نہیں جیت سکتی. اس کو میں نے ویسے کہا تو اس نے مجھے کہا کہ سب پتہ چل جائے گا. جب میں نے کہا کہ لوگوں کے پاس فون نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہے تو کیا ہوا. لیکن میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں، ووٹ دینے کے لیے نکلیں. اس دن صبح آپ جائیں گے نا
पोलिंग स्टेशन पे आपने ज़रूर जाना है, उधर आपको कोई ना कोई बता देगा कि पीटीआई का क्या निशान है और कौन उम्मीदवार है। बस आपने घरों में नहीं बैठना, आप घरों में बैठेंगे तो फिर ये इलेक्शन हार जाएगा इमरान खान को जिताना है, लिहाजा आप लोगों ने उस दिन घर से बाहर निकलना है, मेरी रिक्वेस्ट है। हमने उसकी बात चला भी दी और हमें उसकी बात ने मुतासर भी किया। मैंने कहा आपसे ये भी शेयर कर लूँ। एक और अनारकली में रक्षा ड्राइवर की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। रक्षा ड्राइवर था, उससे मैंने पूछा किसको वोट दोगे, तो उसने कहा इमरान खान को वोट दूंगा। तो मैंने पूछा इमरान खान का उम्मीदवार कौन है यहाँ, तो उसको नहीं पता था। मैंने पूछा कि उम्मीदवार का निशान, उसको नहीं पता था। मैंने कहा देखो नवाज शरीफ साहब का ये हल्का है, नवाज शरीफ खुद अनारकली के इलाके में हम खड़े हुए थे, नवाज शरीफ खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप इतनी ओपनली, वैसे उस वक्त ये भी बड़ा मसला था कि कोई बताता भी नहीं था कि वोट किसको दोगे। अक्सर लोग तो डरते थे, बल्कि हमें कहते थे कि यार क्यों पूछ रहे हो, कोई ना कोई हमें उठा लेगा जब आप चलाओगे। तो हम लोगों को यकीन दिलाते थे आप बताओ, कोई नहीं उठाएगा, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं, आप इधर खड़े हो, आपको कौन पाकिस्तानी हो। तो वो कुछ लोग हिम्मत करके बताते थे, अक्सरियत तो बताती ही नहीं थी कि किसको वोट देना है। हाँ ऐसा ज़रूर था कि पीएमएलएन के लोग या दूसरी पार्टियों के लोग वो खुलेआम आके हमें बताते थे, दूर से देख के आते थे हमारी तरफ के हाँ जी। दूसरे जो थे वो शर्मा शर्मा के बताते थे, या कुछ लोग कहते थे कैमरे के बगैर बताते थे, कैमरा ऑफ करो तो फिर बताएंगे किसको वोट देंगे। बहुत कम लोग होते थे जो बताते थे अक्सरियत की। लेकिन ये ज़रूर था कि जिधर हम सर्वे के लिए जाते थे वहाँ जलसा सा लग जाता था, एक लोग इकट्ठे हो जाते थे, जैसे काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते थे, एक बंदा बात करता था तो बाकी सब उसकी हिमायत करते थे कि हाँ ठीक है ये सही कह रहा है, उसी को वोट देंगे, लेकिन ख़ुद नहीं बताते थे कैमरे पे आके। ये भी एक एक्सपीरियंस था लोगों से पूछने का, और मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। अनारकली में एक नौजवान से मैंने बात की किसको वोट देंगे, तो नौजवान ने तज्जिया किया पूरे इलेक्शन के माहौल पर। वो उसका तज्जिया मुझे बड़ा पसंद आया। उसने उस वक्त मुझे बताया, बड़ी दिलचस्प बातें की, बड़ी पढ़ी लिखी बातें की। वो स्टूडेंट भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था, उसने बड़ी दिलचस्प बातें की, मुझे उसने ज़ाती तौर पर बड़ा मुतासर किया। उसकी गुफ्तगू का लुब लबाब ये था कि वो ये समझता था कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा बल्कि ये सिलेक्शन हो रही है। इलेक्शन से पहले ही उसको पता था, उसने इसमें बहुत दलाइल दिए, बड़ा मुतमईन किया मुझे कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये सिलेक्शन हो रही है, जिसको बैठाना है हमें पता है कौन वज़ीर आज़म बनेगा। उसने तो शहबाज शरीफ साहब का नाम भी ले लिया कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे, ये नवाज शरीफ साहब को बेवकूफ़ बना रहे हैं, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। ये नौजवान ने मुझे बताया था। एंड में उससे मैंने पूछा था चलो जैसे कैसे इलेक्शन हो रहे हैं वोट किसको दोगे, तो ऑब्वियसली उसका जवाब था इमरान खान। और मैंने कहा वोट देने जाओगे, तो उसने कहा हाँ जी वोट देने ज़रूर जाएंगे, ये हमें पता है कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन जीतेगा, उसके बावजूद भी हम वोट देने जाएंगे और वोट ज़रूर देंगे। एक और अनारकली के इलाके में मुझे बुज़ुर्ग मिले, तो बुज़ुर्ग से मैंने जब पूछा तो बड़ी दर्दमंदाना लहजे में उन्होंने मुझसे बात की और कहा, हाथ जोड़ के कहा कि इमरान खान को माफ़ कर दें, उसको इलेक्शन लड़ने दें। उसका दर्द मुझे बड़ा मुतासर कुन लगा और बड़ा मैं उससे वो हुआ उसकी संजीदगी से और उसके मुल्क के लिए अपने दर्द से। मैंने कहा चलें आपसे ये बात भी शेयर कर लूँ। एक और बंदे से मैंने पूछा कि आप किसको वोट दोगे, तो उसने बड़ी ऊंची आवाज़ में बोला कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट। तो इस तरह के लोग भी थे, इस तरह की राय भी रखते थे। मैंने कहा आपसे ये भी शेयर कर लूँ। ये सर्वे के दौरान जब हम वापस आने लगे तो गुजरांवाला में हम गए। गुजरांवाले में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश है हमारे साथ। जब हम शेरांवाला बाग से थोड़ा दूर एक पुल के नीचे मार्केट थी, मार्केट में गए तो हम उतर के, मैं चला गया, मेरे साथ कैमरामैन भी चला गया, ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ था। तो मैंने कहा गाड़ी साइड पे लगा दो। ड्राइवर गाड़ी साइड पे लगाने लगा तो ट्रैफिक पुलिस वाले आ गए। ट्रैफिक पुलिस वालों ने उसका आते ही ना पूछा, एक सुनी ना दो सुनी, भी तुम सड़क पे खड़े हो, क्यों खड़े हो। हालांकि गाड़ी भी स्टार्ट थी, वो उसको मैंने कहा भी कि साइड पे लगाओ। तो हम तो चले गए, ड्राइवर ने पीछे आवाज़ दी तो हमने नहीं सुनी। वो गाड़ी छोड़ के अब नहीं आना चाह रहा था, तो उसने गाड़ी साइड पे की और पुलिस वालों को बताया कि हम इस तरह आए हैं तो आप मेहरबानी करें। तो पुलिस वाले ना एक सुनी ना दूसरी सुनी, उसने फ़ौरन उसका चालान कर दिया। उसके बाद ड्राइवर ने उसके साथ बहस की, बहस मुबासा उनका आपस में हुआ। तो क्यों चालान किया, मैं तो साइड पे करने लगा था। गाड़ियों के पीछे वैसे लाइनें लगी हुई थी और भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी। उसने मुझे फ़ोन किया, हम वापस आया तो उसने मुझे बताया कि इस तरह इसने मेरा चालान कर दिया। हम गए तो मैंने उससे कहा यार देखो ये साइड पे करने लगा था। उसने कहा नहीं अब चालान हो गया, अब दो।
मैंने उसको कहा चालान किधर भरना है यार, हम तो सर्वे के लिए आए हुए। तो उसने कहा मैं जमा करा देता हूँ। 2000 रुपया उसने हमसे कैश ले लिया। पता नहीं उसने चालान हमारा जमा करवाया, हुकूमत के ख़जाने में पैसे पहुँचे कि नहीं पहुँचे अल्लाह जानता है। चलें, चालान भर के हम वहाँ से आ गए। गुजरांवाला में ही एक बंदे से मेरी बहस हुई इस बात पर कि उसने कहा कि जी नवाज शरीफ इलेक्शन जीत चुका है। मैंने कहा भाई अभी इलेक्शन हुए ही नहीं है तो कैसे जीत चुका है। तो एंड में वही बात हुई कि उसने कहा भी सब तय हो चुका है, सब प्लान बन चुका है, बस ये सिर्फ फर्जी कार्रवाई होनी है। उसका कॉन्फिडेंट देखकर, उसका इस बेबाकाना लहजे में ये बताना कि सब तय हो चुका है, बड़ा हैरान कन था। और मैंने कहा चलें आपसे ये बात भी शेयर कर देता हूँ। गुजरात का हमने सर्वे किया। गुजरात के लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि हम दो भाइयों में से किसको वोट दें, दोनों हमारे लिए मोहतरम हैं। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे इलेक्शन लड़ रहे थे या चौधरी साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे थे, परवेज़ इलाही साहब। तो गुजरात के अवाम की मोस्टली हिमायत तो परवेज़ इलाही के साथ थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर थे जो चाहते थे कि आपस में इकट्ठे हो जाएं। ये गुजरात के इलाके में हमने देखी चौधरियों के बारे में। वहाँ लोग चाहते थे कि ये भाई जो है ना, ये हमेशा इकट्ठे इन्होंने सियासत की है, अब भी काश इकट्ठे होते। ऐसे लोग मौजूद थे जो दोनों भाइयों को वोट देना चाहते थे। मैंने कहा मैं आपसे ये भी शेयर कर लूँ। अब हम आते हैं जी लाला मूसा की तरफ। लाला मूसा में जब हम आए तो हमने देखा कि बहुत बड़ा बाज़ार, पहली दफ़ा लाला मूसा हमने देखा और बाज़ार बहुत बड़ा था, बहुत रश था। बाज़ार में हमने सर्वे शुरू किया तो लोगों ने इस तरह रिस्पांस दिया, और जिससे हम बात करते थे वो सब भी तकरीबन 80% लोगों ने हमारे सर्वे के मुताबिक कमर ज़मान कहरा के हक़ में वोट का कहा, और कमर ज़मान कहरा को वोट देना चाहते थे। जब रिज़ल्ट आया कमर ज़मान कहरा हार गया तो सिद्धू साहब जीत गया। हालांकि जो सिद्धू साहब जीते हैं उनके बारे में तो कोई 5% लोगों की राय भी नहीं थी हमारे सर्वे में कि वो जीतेंगे, या तो कमर ज़मान कहरा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी यही कह रही थी कि कमर ज़मान कहरा को वोट देंगे और वो जीतेगा इंशाल्लाह। वो बड़ी अच्छी बातें भी उसके हक़ में बताते थे कि वो ये करता है, हमदर्द है, ये लोगों की अच्छी राय थी कमर ज़मान कहरा के बारे में। लेकिन जब रिज़ल्ट हमने देखा कमर ज़मान कहरा साहब हार गए तो हमें भी मायूसी हुई कि ऑन ग्राउंड क्या पोजीशन थी और रिज़ल्ट क्या आया है। अब आते हैं जी इलेक्शन दिन के ऊपर।